Okay, good morning, good afternoon, friends. So let us start with this session, with new course we have started. Welcome to all on Magical Education. So today we are going to study the summary course of Lakshmikant for polity. So before that I will tell you कि why we have to study this, because you know that for Indian polity or governance we need to स्टडी एम लक्ष्मीकांत. एम लक्ष्मीकांत पढ़ना देखो बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ऑल्दो इट इज़ अ स्पेशलाइज बुक स्पेशली फॉर, ये बनी है आपकी क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए, स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ठीक है. सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली ये आपके लिए बनाई गई है. सो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक आपको टाइम बाउंड हम स्टडी कराएंगे, ठीक है. उसके बाद आपका इफ़ेक्टिव मैनर में कैसे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट थिंग वी कैन कि देखो अब ये जो बुक है अपने आप में बहुत बड़ी बुक है, 800-900 पेज की बुक है, ठीक है. तो उसको कैसे समराइज़ कर सकें, कैसे मैं आपका टाइम बचा सकूँ, फॉर दैट आई एम हेयर. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस. सो फॉर दैट कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत ईजी होगा उसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल्ड स्टडी. क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या आती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है. तो आई डू दैट फॉर यू, ठीक है. सो हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेसन. अब मैं इसके लगभग सीरीज़ वाइज फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक मैं आपको इसका पूरा डिटेल स्टडी कराऊंगा. एक भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, पूरा का पूरा हम जाएंगे. जो 5th एडिशन आपका एम लक्ष्मीकांत बुक का इंडियन पॉलिटी का, टिल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज टिल द लास्ट पेज हम उसको करेंगे, ठीक है. और उसमें क्या एडिशन हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. कैसे स्पेशली चीज़ की कैसे पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है. कैसे आप यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए मैं कई बार क्या होगा, ओके. सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, वेट, ओके, समटाइम्स व्हाट हैपन कि फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपका जो है, फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपका वेट फॉर 1 सेकेंड. Some are commenting that they are not getting my voice. Now it is audible to you. Please tell me it is audible to you or not. Okay. So for this we will study, first of all we will study this the historical background. Now the first question arises in your mind कि why we are studying this background, why we are studying this background. So सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम क्यों ये background पढ़ रहे हैं. Let me, some issues are there. 1 second, why it is not writing, wait. तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें इसमें पढ़ना क्या ज़रूरी है. लेटर, ओके, दैट्स फाइन. लेट अस टेक अनदर वन कलर. ओके, ओके. सो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें इसमें ये आपका है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अब क्या होता है, देखो ये आंसर आप अपने आप दोगे, ठीक है. ये आंसर आप अपने आप दोगे, मैं नहीं दूंगा. कि क्या होता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि कैसे आज का गवर्नेंस हमारा चल रहा है. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए तो आप ये भी कह सकते हो कि सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हिस्ट्री वाले पढ़ाएं, आप क्यों पढ़ा रहे हो. तो देखो समझना बहुत ज़रूरी है और अभी इसका आंसर आप अपने आप दोगे. सो लेट अस बिगिन विद दिस सीरीज़. दिस इज़ मी, ललित कुमार शर्मा. आई एम
with magical education. I am teaching you historical background for Indian polity. Okay, let us start. So इसको एक कहानी के तौर पे पढ़ते हैं. देखो कहानी के तौर पे पढ़ना पड़ेगा कि क्या हुआ. सबसे पहले क्या हुआ कि 1600 में आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई. ठीक है, 1600 में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई. ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर आई. ठीक है, ट्रेडर के बाद उनको क्या हुआ, चार्टर लाइसेंस मिला. चार्टर क्या था ये? चार्टर है एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस. व्हाट इज एक्सक्लूसिव लाइसेंस? दिस इज अ रॉयल चार्टर गिवन बाय द किंग एंड प्रिंस एट दैट टाइम. किंग और जो वहाँ का क्वीन थे उन्होंने उनको एक ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया था, जिसको आप एक छोटे तौर पे मोनोपोली भी समझ सकते हो कि उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई थी. ठीक है, एक मुझे थोड़ा सा इसमें ये पेन का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ. वेट. हेलो हेलो हेलो. हाँ जी. अच्छा. ओके. माइक नहीं है अपने पास? माइक नहीं है, लैपटॉप से बात कर रहे हैं. अच्छा. हम्म. और ये माइक फैन भी नहीं चल रहा है, इसको कम क्या हो गया? क्या करेंगे? ऐसे बोल के पढ़ा दो, ऐसे बोल के पढ़ा दो. ठीक ठीक. हाँ, तेज बोल, तेज बोल. ठीक ठीक. ठीक है, तो सम आर सेइंग कि माय वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल टू यू, सो आई विल स्पीक लिटिल बिट हाई. सो प्लीज़ टेल मी इफ़ योर माय वॉइस इज़ कमिंग टू यू और नॉट. प्लस टेल मी कि माय वॉइस इज़ कमिंग टू यू और नॉट. आई एम watching your comments also. Just tell me. First tell me my voice is audible to you or not. Okay, there is a problem in my voice. Okay, so please tell me my voice is coming to you or not. Now it is audible. Now it is audible. Now it is audible. Please let me know it is audible or not. It is audible. I am waiting for your responses. Is it audible? Please Nidhiraj, Sunny Pathak, please tell me, is it audible to you or not? Please tell me it is audible to you or not. हाँ, ओके. सो लेट अस स्टार्ट. सो थोड़ा सा आपको अभी इस बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत इस बार हो रही है लॉकडाउन की वजह से, और नेक्स्ट सेशन में कल के ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हम कर देंगे. सो क्या हुआ, इन द 1600 ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर. और उनको क्या हुआ, एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला जिसे चार्टर बोला गया. एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया गया ट्रेड करने के लिए इंडिया में, जिसको आपने मोनोपली बोला. ओके, मोनोपली क्रिएट हो गई, यहाँ से मोनोपली क्रिएट होनी शुरू हुई. ठीक है, जो कि इन्होंने दिया था उनको, उस समय के किंग और क्वीन ने वहाँ पर उनको दिया था. अब देखो उस समय क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनका क्या हुआ कि उस समय हमारी जो इंडिया थी एक सोने की चिड़िया की तरह, आपने नाम भी सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा गया. अब सोने की चिड़िया क्या था, उस समय जो जीडीपी था टोटल वर्ल्ड का, उसमें बहुत बड़ा सब्सटैंशियल फ्रैक्शन जो है जीडीपी का वर्ल्ड में हमारा इंडिया की तरफ से था. तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक उनके लिए था कि यहाँ पर आकर वो ट्रेड करें, यहाँ से पैसे कमाएं, जो उन्होंने किया भी इन द ईयर. ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के बहुत पैसे कमाए. ठीक है, उन्हें एक पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल मसल भी मिला. और फिर जाकर आपका क्या हुआ 1764 में, किस में, 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हो गया. ठीक है, 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हो गया. उसके बाद उन्हें 1765 में,
ठीक है। 1765 में जाके क्या हुआ कि उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, ये मिल गया उनको 65 में, 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिल गए। ओके, हाँ ओके निधि, ओके। सो 1765 में जाकर उनको क्या हुआ, दीवानी राइट्स मिल गए। अब दीवानी राइट्स क्या थे, ये थे आपके सिविल रिवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन राइट्स। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा तो आप सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। तो दीवानी राइट्स क्या थे उनके, दीवानी राइट्स उनको मिल गए जो थे सिविल रिवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन राइट्स, ठीक है। अब उस समय आपको पता है कि हमारी 3 प्रोविंस थे मेनली, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ठीक है। ये जो उनको क्या हुआ कि यहाँ के उनको टैक्स कलेक्शन राइट मिल गए। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या आ रहा था, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि बहुत पैसा कमाया, लेकिन पैसा किसने कमाया, ऑफिसर्स ने। किसने कमाया पैसा, ऑफिसर्स ने। तो ऑफिसर्स तो जो उनके थे वो रिच पे रिच हो रहे थे, सम ऑफ देम आर मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। बट कंपनी का और था, कंपनी डेप्थ में जा रही थी, कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा। ऑफिसर्स बिकम रिच एंड रिच, कंपनी किस में जा रही है, डेप्थ में जा रही है। ओके, तो कंपनी जब डेप्थ में जा रही है तो उन्होंने जाके फिर क्या हुआ, हेल्प मांगी किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली कि यार हम तुमको भेजे थे वहाँ पैसा कमाने और तुम लोग जो है उल्टा हमसे ही हेल्प मांग रहे हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जब वो लोग हेल्प मांगने आए, उन्हें लगा कि यार ये तो कुछ सही काम चल नहीं रहा है, तो उन्होंने लगा दिया कंपनी रूल। कंपनी रूल किसने लगाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसने लगाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी रूल क्या दिया, कंपनी रूल था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखें माय फ्रेंड्स, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यानी कि उनके जो अफेयर्स हैं कंट्रोल करने के और रेगुलेट करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में, उनको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट दिए और चार्टर एक्ट दिए। किसके लिए, टू कंट्रोल द एंड रेगुलेट द क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब ये सारा प्रोसेस चल रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि एक्ट बनाने शुरू करे 1773 में। फिर और उसको अब रेगुलेट कह दो दिया माय फ्रेंड कि रेगुलेट तो करेंगे हम। अब वो लोग बैठे हैं लंदन में, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, तो वो रेगुलेट करेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको हर 20 ईयर्स में, एवरी 20 ईयर्स हम इन एक्ट्स को रिवाइज करेंगे कि क्या इनमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहला 73 में आया, फिर आपका 93 में आया, फिर 1813 में आया, ठीक है, फिर 33 में आया, फिर आपका 53 में आया। तो ये सारे एक्ट, चार्टर एक्ट आए थे। फर्स्ट यहाँ आया था, लास्ट ये आपका 1853 तक आपके चार्टर एक्ट्स आए थे, ठीक है। ये सारा सिस्टम चल रहा था। तो अब देखते हैं पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, ये था फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो उन्होंने बना दिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, अब आपको पता है कि सब अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने हम पे रूल किया, इतने साल हमें गुलाम बना के रखा, ठीक है। दूसरी चीज़ वो इम्पीरियल मास्टर थे हमारे। लेकिन वो एक बहुत अच्छी चीज़ भी करके गए दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ क्या करके गए, जो आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो हमने काफ़ी वहीं से लिए हुए हैं। जो आज भी हमारे इंडिया में, कंट्री में चल रहे हैं, वो हमने वहीं से लिए हुए हैं। तो बहुत कुछ वो अच्छा भी करके गए, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसमें क्या हुआ कि जो इन्होंने आंसरेबिलिटी स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट करी, आंसरेबिलिटी। अब आंसरेबिलिटी क्या होती है आपको भी पता है कि हर एक बंदा आंसरेबल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि भाई चेक्स एंड बैलेंसेस स्टार्ट किया, चेक्स एंड बैलेंसेस इन्होंने स्टार्ट किया। अब चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हुआ कि आपको भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको एक एक पैनी, एक एक डॉलर का हमको हिसाब देना होगा, ठीक है, एक एक डॉलर का हिसाब देना होगा। तो इससे उन्होंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए। क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए। और सबसे पहला काम क्या करा उन्होंने, जो आपकी ये जो इंडिया था, इंडिया 3 हिस्सों में था आपका। यहाँ पर हो गया बॉम्बे, फिर यहाँ मद्रास और यहाँ आपका बंगाल, ठीक है। इनके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। कौन कौन सी पावर थी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, सबके पास लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। इन्होंने क्या करा कि इनकी दोनों की लेजिस्लेटिव पावर्स स्टार्ट कर दी और सब कुछ दे दिया किसको,
बंगाल को। ये स्टार्ट किया था, वर्ड मेरा ध्यान रखें कि स्टार्ट करने की कोशिश की थी कि हम सारी जो है क्या करेंगे, हम सारा का सारा जो है किसको दे देंगे, बंगाल को दे देंगे। किसको दे देंगे माय फ्रेंड्स, बंगाल को दे देंगे। किसको दे देंगे, बंगाल को दे देंगे। ये इन्होंने स्टार्ट किया था, हुआ नहीं था अभी, स्टार्ट किया कि ये सारी चीज़ें किसके पास चली जाएं, बंगाल के पास चली जाएं, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। तो इसलिए इन्होंने बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उससे पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। लेकिन क्योंकि उस समय तुम्हें पता है कि बंगाल बहुत हमारा रिच वो माना जाता था, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, तो गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया हमने। ठीक है, तो दो तरह की पावर्स थी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव पावर जो है हमारी बंगाल को दे दी गई थी, स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट वर्ड बहुत ध्यान रखना है, इसलिए कई बार पूछा जाता है कि इसलिए ये फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन है। अब सेंट्रलाइजेशन क्या है, आजकल आप सुन रहे होगे कि भाई देखो हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में क्वाजी फेडरलाइजेशन है। क्वाजी फेडरलाइजेशन मीन्स कि कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर्स आपका स्टेट के पास है। अब स्टेट भी तो अपना राय देता है ना। अब जैसे ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो आपने सुना होगा मोदी जी पहले उस पर आने से पहले आपको क्या करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग लेते हैं, तो चीफ मिनिस्टर अपनी राय रखते हैं। फिर अब जो है आपका जो 92-93 में 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ गए थे, फिर आपके म्यूनसिपाल्टीज़ आ गई। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं कि एक आदमी जैसे शाहजहाँ था या बादशाह अकबर था वही राज करेगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ पावर प्रधानमंत्री के अंदर है, कुछ पावर चीफ मिनिस्टर के अंदर है, कुछ पावर लोकल बॉडीज़ के अंदर भी है, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, जो हमारे स्टेट में होता है। लेकिन ना तो हमारा जो इंडिया है पूरी तरह से फेडरल है, फेडरल का मीन्स कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, और ना ही हमारी यूनिटरी मेथड है। देखो फेडरलिज्म होता है आपका यूएसए में, यूएसए में क्या है कि भाई फेडरलिज्म है कि जो भी उनकी स्टेट्स हैं उनके बीच में बिल्कुल सेपरेशन है पावर्स का, कि ये आपकी पावर्स ये मेरी पावर्स। ठीक है, हम एक दूसरे के बीच में नहीं आ सकते। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि भाई एक आदमी हेड है, उसके नीचे सब लोग हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो क्वाजी फेडरलिज्म विद यूनिटरी टिल्ट है, कि फेडरलिज्म भी है लेकिन क्वाजी है, पूरा नहीं है, और यूनिटरी टिल्ट भी है। वो मैं आपको बीच बीच में नए नए चैप्टर्स में बताता रहूँगा कि कहाँ, जैसे अब आप इस समय देख रहे हो कि जो ये लगा हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर सेंटर को है, जबकि पेंडेमिक एक्ट, पेंडेमिक एंड जो सैनिटेशन है वो किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो वो स्टेट के अंडर में आना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यूनिटरी टिल्ट भी है इंडिया में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ जो है सेंटर को पावर है, कहाँ कहाँ स्टेट को पावर है। वो हम जब CSR करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो उसमें हम उसमें जाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये आंसरेबिलिटी हो गई कि भाई तुम्हें हमें हर चीज़ का आंसर देना है, तो लेजिस्लेटिव पावर को स्टार्ट कर दिया गया, किसको देना, बंगाल को। ठीक है, और बंगाल को जब देना स्टार्ट कर दिया गया तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, आपको याद होगा, आपकी बुक भी आप देख सकते हैं, बुक को ध्यान रखना है, बुक अपने पास रखिए, नहीं तो उसका PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो वॉरेन हास्टिंग जो थे हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, उसके साथ साथ इनको दिया गया है गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ये एक तरह से हेल्प करेगा गवर्नर जनरल को, ये इसको हेल्प करने के लिए बनाया गया, जिसमें 4 मेंबर्स होंगे, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। ये ध्यान रखना है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, हमारी देखो जो डेमोक्रेसी है जो हमारा वो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं आपके, या आपके विधायक, ये सब लोग लेजिस्लेटिव हैं। एग्जीक्यूटिव जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, और आप लोग जो बनने जा रहे हो IAS ऑफिसर्स, ये भी सब एग्जीक्यूटिव हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया लेकिन लॉ तो कोई इम्प्लीमेंट करेगा ना, DM DC वगैरह लोग, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी आपको पता है जो कोर्ट्स वगैरह हैं। तो ये 3 स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ है मीडिया, जो आजकल शायद सही से काम कर नहीं रहा है, तो फिलहाल अभी हम इन 3 स्तंभ को लेकर चलते हैं, जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये
बने, इनको हमने नाम दिया गया, इनको जो हमने नाम दिया इनको हमने काउंसिल ऑफ 4 भी कहा, क्योंकि इसमें 4 मेंबर्स थे, ठीक है, 4 मेंबर्स हैं इसमें, इसलिए इसको काउंसिल ऑफ 4 और कैलकाटा काउंसिल भी बोलते हैं, क्योंकि कैलकाटा में ये बना था, इसलिए हम इसको कैलकाटा काउंसिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे, ये थे तो आपके क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेकिन दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है। अब देखो ये क्या बात हुई, ये बात ध्यान रखना है कि सलमान खान इज अ एक्टर एंड हु कैन सिंग ऑल्सो, सलमान खान इज एन एक्टर हु कैन सिंग ऑल्सो, लेकिन प्राइमरीली वो क्या हुआ, प्राइमरीली क्या हुआ, प्लीज़ आप आंसर भी देते रहें, कमेंट्स करते रहें। मैं देख रहा हूँ शशि अग्रवाल सर, टर्मिनोलॉजी के लिए हिंदी मीन्स भी बताए जाए। ओके शशि, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी चला जाऊँगा, वैसे हम बाइलिंगुअल हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, मैं इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखूँगा शशि कि आपको जो है हिंदी में भी टर्मिनोलॉजी मिलती रहे। ओके, सो जो लेजिस्लेटिव हमारा विधिका है, विधायिका है, उसकी भी पावर्स ये परफॉर्म कर रहे थे। तो ये क्या था प्रोसेस, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखो सलमान खान एक एक्टर है और वो गाना भी गा सकता है, तो इसका मतलब वो है तो बेसिकली एक्टर ही ना, वो परफॉर्म कर रहा है सिंगिंग। तो सिमिलरली जो काउंसिल ऑफ 4 थे ये एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि अब मोदी जी हैं, मोदी जी इज एन लेजिस्लेटिव, वो पहले एमपी हैं, उसके बाद उन्हें चुन के क्या बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर, हु इज ऑल्सो परफॉर्मिंग कौन से एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो प्राइमरली वो क्या है लेजिस्लेटिव, एमपी हैं वो, उसके बाद उन्हें चुन के आपने क्या बना दिया, उनके बाद उनको चुन के आपने बना दिया प्राइम मिनिस्टर, तो वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज वो है क्या लेजिस्लेटिव। दूसरा सबसे बड़ा मेजर क्या हुआ इसमें, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है, सुप्रीम कोर्ट आपका यहाँ पर आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो है सबसे पहले 4 जजेस थे इसमें, 4 जजेस में आपके सबसे पहले क्या थे, क्या कहते हैं, सबसे पहले जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे सर इलाहा इम्पी, सर इलाहा इम्पी थे हमारे, इसमें 4 जजेस थे, ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या हुई, अब ये चीज़ आपको समझनी है कि आज की आज जो है हमारा वो क्या है, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है, यानी लेजिस्लेटिव मेन है, जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा वो एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना है। डीएम नहीं कह सकता जाके लेजिस्लेटिव से कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, या प्रधानमंत्री, पहले लॉ बनेगा, लॉ कहाँ बनेगा, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं, लेजिस्लेटिव्स, लेजिस्लेटिव लॉ बनाएंगे, वो लॉ या एक्ट जो है इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। तो सुप्रीम कौन हो गया, सुप्रीम कौन हो गया, प्लीज आंसर बताएं, कौन सुप्रीम हो गया, सुप्रीम हो गया आपका कौन, सुप्रीम हो गया आपका लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। इस समय कौन सी सुप्रीमेसी है, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। उस टाइम पे क्या था, एग्जीक्यूटिव थे, ये सब कौन थे, एग्जीक्यूटिव थे, और ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे थे। तो ये ध्यान रखना है कि ये चेंज कैसे हो गया, ये पूरा चेंज कैसे हो गया, इसलिए माय फ्रेंड हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इस हिस्ट्री का पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हिस्ट्री इसलिए इस में रखा गया है, इसलिए आपको पूरा हिस्ट्री बताया जा रहा है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन 1773 से 1833 एक्ट से 1853 से भी आते हैं। 1793 और 1813 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा बुक में दिया भी नहीं गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे ये इन्वर्जन हो गया कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी आ गई और एग्जीक्यूटिव वीकर हो गया, ये सारा सिस्टम जो है हमें हिस्ट्री में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आने से क्या पंगा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के आने की वजह से इन्हें एक सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा, किन्हें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा, सेटलमेंट एक्ट 1781। अब ये क्या था, अब देखो सुप्रीम कोर्ट है, इधर से आपका गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये सब लोग इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे और इस पर क्या कर रहे हैं, कंपनी ऑफिसेज, जो कंपनी के ऑफिसेज हैं, कंपनी के ऑफिसेज हैं, थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, कि मेरे पास इस समय पेन नहीं है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो 2 लोग थे, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास इनको कंट्रोल करने का था कंपनी के जो ऑफिसेज थे, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हुआ कि भाई इन्होंने क्या कहा सेटलमेंट एक्ट में कि भाई तुम्हारा कोई रोल नहीं है भाई इसमें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, और आप इसको समझ लो कि क्या सीन है, ये कौन सा है आज की डेट में आपका आर्टिकल नंबर 5050, आप जाके देखें तो ये है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव,
आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो ये उस समय से चला आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को लिमिट कर दिया कि आप यहाँ पर कोई इनका आपका हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, ठीक है। उसके बाद आया भाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये बड़ा डेंजरस एक्ट था भाई। अब इसमें क्या हुआ कि भाई कुछ हो नहीं रहा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग नहीं रहा था कि भाई हमने एक्ट तो दे दिया, 10 साल भी होने को आ गए, 1773 से लगभग 11 साल हो गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं आप ही लोग थे जो अगले आने वाले सालों में आईएएस ऑफिसर्स बनने वाले हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था कि उस समय के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पिट्स द जूनियर, पिट्स द जूनियर क्यों बोला, क्योंकि उनके फादर का नाम भी पिट था, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बोल दिया पिट्स द जूनियर। अब पिट्स द जूनियर ने क्या किया कि पिट्स द जूनियर ने कहा कि भाई पहले तो बात, जो भी तुम सब कुछ हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं, ईस्ट इंडिया, सुने माय फ्रेंड वेरी सीरियसली, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं वो सब ब्रिटिश के पोजीशन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पोजीशन है, यानी कि तुम सिर्फ ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहे हो। दूसरा उन्होंने क्या दे दिया यहाँ पे, डबल गवर्नमेंट दे दी। डबल गवर्नमेंट क्या दे दी कि दो बोर्ड बना दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या बना दिया उन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इन्हें तो सारे कमर्शियल राइट्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या थे, सारे कमर्शियल राइट, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इनके पास क्या थे, पॉलिटिकल, ठीक है, मिलिट्री और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मिले कमर्शियल राइट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या मिल गया, पॉलिटिकल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। और ये सब क्या है, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक तरह से सब कुछ किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया माय फ्रेंड्स। तो क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस पे कर रहा है, पॉलिटिकल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हमारा आया था। तो ये सारा की सारा क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे पोजीशन कर लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब थोड़ा सा हम उसको सीधा आते हैं चार्टर एक्ट 1833 पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है, इतनी सारी बुक आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 800 पेज की बुक के साथ साथ आपको हिंदू भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। तो इसलिए माय फ्रेंड मैं आपके लिए समरी कोर्स लाया हूँ जिसमें क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे कैप्सूल्स मैं आपको दूंगा, छोटे छोटे कैप्सूल कि आप पेपर से पहले आप एक बार देख लो कि हाँ भाई पार्ट 3 या फंडामेंटल राइट्स में क्या दिया हुआ है, या आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, या इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है। तो मैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको माय फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बताता रहूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करके पूछते रहें अगर किसी का कोई सवाल हो तो। ओके, वो भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, जेई का भी हम लोग बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो देखें अब, वेरी गुड, निधिराज इज कमेंटिंग, वेरी गुड, ओके। तो चार्टर एक्ट 1833, तो देखो जो माय फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये था, कहाँ गया, दिस इज 1773 इज फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट किया था इन्होंने बंगाल और मद्रास की पावर को बॉम्बे और मद्रास की पावर को बंगाल को देना स्टार्ट किया था, दी नहीं थी, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, फाइनल स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन। तो इन्होंने क्या करा, ये जो तीनों स्टेट थी इसकी मेन सारी की सारी पावर उठाकर किसको दे दी, बंगाल को दे दी, बॉम्बे की भी और मद्रास की भी पूरी की पूरी पावर उठाकर बंगाल को दे दी। और जो पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो बन गया अब आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किसका बन गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले उनकी लेजिस्लेटिव पावर स्टार्ट की गई थी, यहाँ पावर ही जीरो कर दी गई है, अब आपकी कोई पावर नहीं है। अब नाउ इट बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉ क्या बन गए, फिर एक्ट बन गए, लॉ क्या बन गए, एक्ट बन गए। अगर आपको याद होगा अपनी बुक देखते रहें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक
लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो अब ईआईसी को क्या कह दिया गया कि भाई तुम पूरे ट्रस्ट में हो हमारे, यू आर होल्डिंग द टेरिटरीज प्रॉपर्टीज ऑल आर इन ट्रस्ट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, लेकिन तुम इसको क्या कर रहे हो, सिर्फ होल्ड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, ये जो तीनों एक बन गए, इसको बोलते हैं कॉलोनी बनना। जब हम भी क्या थे, कॉलोनी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अगर आप पढ़ रहे हो बुक के साथ साथ एक एक पेज, तो मैं बुक से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं बुक ही आपकी पढ़ रहा हूँ, जो आप एक एक पेज देखते रहें। तो लॉ क्या बनने लगे, एक्ट्स बनने लगे, क्योंकि अब ये लेजिस्लेटिव इनको मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ से कॉलोनी का स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होने लगी, लेकिन फिर भी माय फ्रेंड कोई चीज़ नहीं हो पा रही थी, जो नहीं बन पा रहा। तो फिर एक क्या हुआ कि यहाँ पर लॉर्ड मकॉय आए। लॉर्ड मकॉय, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि क्या हुआ 1853 का एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो चुका था, चार्टर एक्ट लास्ट आ चुका था, उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि 1853 का एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये लास्ट चार्टर एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये हम देख लेते हैं। को इसकी वजह थी माय फ्रेंड आप लोग, ठीक है। कोवेंटेड सिविल सर्विसेज, कोवेंटेड मतलब उस समय दो सिविल सर्विसेज होती थी, लोअर और हायर। ये मैं हायर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, हायर सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। उस समय तक क्या था कि आपका कोई एक सिस्टम ऐसा नहीं था कि आप ये ऐसे एग्जाम दो जैसे आज आप दे रहे हो। तो लॉर्ड मकॉय ने उस समय क्या होता था, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ इसका, कि उस समय एक स्कूल था, एक कॉलेज था, हैलीबरी, HAILE, हैलीबरी, हैलीबरी कॉलेज था। ये क्या था, आप इसमें एडमिशन लो हैलीबरी कॉलेज में, इसमें ग्रेजुएट हो जाओ, एंड नाउ माय फ्रेंड वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द सिविल सर्वेंट। तो अब ये जो हैलीबरी कॉलेज था, सिविल सर्विसेज कॉलेज था, इसको इसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से आपको स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लॉयल थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे वो। तो समझ रहे हो क्यों नहीं हो पा रहा था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कर तो बहुत कुछ रही थी, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो क्यों, ब्यूरोक्रेसी की वजह से। तो आप समझते हो ब्यूरोक्रेसी इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों अदा करती है गवर्नमेंट में। भाई पार्लियामेंट में कोई लॉ तो बना दिया, ठीक है, जैसे अब मोदी जी ने लॉकडाउन तो कर दिया, तो मोदी जी खुद थोड़ी आके रोक रहे हैं, रोक कौन रहा है, कमांड दे दी गई किसको, डीसी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दे दी गई, कमिश्नर्स को दे दी गई, एग्जीक्यूटिव को। अगर वही लोग सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो कैसे मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे, कैसे चीफ मिनिस्टर कंट्रोल कर लेगा, आप बताइए मुझे। तो कंट्रोल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव का काम करना बहुत ज़रूरी थी। और जो ये एग्जीक्यूटिव थे, तो देखो हैलीबरी कॉलेज से अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए कौन चाहिए आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्पॉन्सरशिप। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके हैं, ईआईसी के। तो यानी अल्टीमेटली जो आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं वो किसके लिए लॉयल हो गए, वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लॉयल हो गए। तो 1853 के एक्ट में क्या करा गया कि इस सिस्टम को ओपन करा जाए, इस सिस्टम को ओपन एग्जामिनेशन करा जाए। ओपन एग्जामिनेशन का मतलब कोई भी एग्जाम दे और पास हो और जो है सिविल सर्वेंट बन जाए। तो लॉर्ड मकॉय की कमेटी ने ये सब आपका दिया था। अब उसके पहले चलो ठीक है, इसमें आते हैं एक्ट ऑफ 1853, इसको लास्ट चार्टर एक्ट भी हम माय फ्रेंड बोलते हैं। ममता दिस इज आप थोड़ा सा पीछे से देखेंगे, अभी जब ये खत्म हो जाएगा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत का समरी कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट चार्टर एक्ट था, इसमें क्या करा इन्होंने, जब ये लास्ट चार्टर एक्ट बनाया तो इन्होंने देखो उस समय क्या हुआ कि 1833 जो हम ये देख रहे थे, 1833 ये जो सब काम हुआ इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ। जब ये फर्स्ट प्रपोजल आया तो 1833 में सेंट्रलाइजेशन कर देंगे, लेकिन ये जो हुआ जाके किसमें, 1853 में। 1853 में क्यों हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा अपोजिशन था। मैंने आपको बताया अपोजिशन क्यों था, क्योंकि सारा जो है आपका एग्जीक्यूटिव तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लॉयल था। तो इसका इतना अपोजिशन हुआ कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो इसलिए वो 20 साल लग गए उनको, 33 से 53 तक, तब जाके लास्ट चार्टर एक्ट आया। चार्टर आई थिंक आप समझ रहे हो, जो आपका एक्सक्लूसिव लाइसेंस था ट्रेड करने का, तब तक इनकी मोनोपोली थी, जो सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उसमें दिया उन्होंने सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किया।
सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने स्टैब्लिश किया, जिसको आपने बोला इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें काउंसलर्स थे। ये एक तरह से मिनी पार्लियामेंट, जो आज की डेट में आपकी पार्लियामेंट है, इनके फंक्शनर और वो सब चीज़ें वो ऐसी ही थी जैसे आपका पार्लियामेंट का था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें इंडियंस इंक्लूडेड नहीं थे। एक पार्लियामेंट तो उन्होंने मिनी पार्लियामेंट काउंसलर्स तो बना दिए अपने यहाँ, लेकिन उसमें क्या नहीं थे, उसमें आपका वो लोग नहीं थे, क्या नाम, इंडियंस नहीं थे। तो एक तरह से उन्होंने क्या हुआ, इनडेफिनेट एक्सटेंशन दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई तुम्हारे पास ट्रस्ट हो तुम, और तुम्हारे पास इनडेफिनेट एक्सटेंशन है, ठीक है। क्योंकि अब उन्हें लग नहीं रहा था कि और कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अब सब कुछ हमारे पास आ चुका है, तो उन्हें कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कहा गया इनडेफिनेट एक्सटेंशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भाई फिर क्या हुआ, 1853 में आया, और फिर आपको पता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई 1857 में, 1857 की क्रांति, ठीक है। हम इसको इंडिपेंडेंस वॉर बोलते हैं, वो सिपॉय, SEPOY, सिपॉय म्यूटिनी, ये बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी, ध्यान रखना, ये बुक में आपके वर्ड लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, सिपॉय म्यूटिनी, या फिर आप उसको रिवोल्ट भी बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो लोग बोलते हैं सिपॉय मिटीनी, और रिवोल्ट एक तरह से हुआ था। उसके बहुत सारे कारण थे कि लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्राइन का लैप्स हो गया था, फिर आपका मंगल पांडे का जो इंसिडेंस हुआ था, आपको अगर याद होगा कि उनको जो बुलेट्स दिए जा रहे थे, वो मीट जो फ्लैश था वो काओ और दिस पिग, उसका वो डिफरेंट वो एक तरह से डिवाइड करना चाह रहे थे हिंदू और मुस्लिम को, तो इसकी वजह से 1857 का इंडिपेंडेंस हो गया। उस समय बहुत ज़्यादा भाईचारा था इन सब लोगों में, जो आज आप देख रहे हैं कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कोई मेरा पॉलिटिकल व्यू नहीं है इस पर, लेकिन जो आजकल हो रहा है कि आपस में ही लड़ रहे हैं, उस समय बहुत ज़्यादा भाईचारा था, उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे। और उसके बाद अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उन्होंने डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करी हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो ये 57 की क्रांति हुई, तो वो इंचेस दूर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इंचेस फार अवे फॉर लूजिंग इंडिया, और इंडिया को वो लूज़ नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे, इंडिया से वो बहुत पैसा कमाते थे, ठीक है, और उस पैसे को वो यूज़ करते थे अपनी गवर्नमेंट, अपने कंट्री को वेल फर्निश्ड करने के लिए, और प्लस जो वॉर्स उस समय चल रही थी, अब आगे आप देखोगे कि फर्स्ट वॉर भी होने वाला है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होने वाला है, तो उस चीज़ में भी उन्हें पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो सारा पैसा लाते कहाँ से थे, वो इंडिया से कमाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे चल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंग्लैंड जो था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था उस समय तक, ठीक है। ये बोला गया कि गवर्नमेंट सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करा गया, अब जब ये सारा सिस्टम हो गया तो अचानक वो लोग हिल गए, तो 1857 में ये हुआ था, तो अचानक ही उन्होंने 1858 में क्या हुआ, अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी, वो भी आज हम सॉल्व आउट कर देंगे, कल की क्लास में नहीं होगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप देख रहे हो अब एक्ट हो गए, पहले रेगुलेशन थे, लॉज थे, अब हो गए एक्ट, क्योंकि लेजिस्लेटिव को इसमें लॉ बना के पास हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये 1858 में आया तो सबसे पहला क्या चेंज हुआ कि गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया वाइस रॉय से। अब गवर्नर जनरल नहीं होंगे, वाइस राय होंगे, आपने सुना भी होगा वाइस राय, तो वाइस राय हमारे बनेंगे, ठीक है। और ये जो वाइस राय होंगे ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्राउन को, ये क्राउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा उन्होंने, गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया वाइस रॉय से, और वाइस रॉय किसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का, यानी ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो एक्चुअली इनका क्या सिस्टम था, ये देना चाह रहे थे आपको एक, ये एक्ट था, इसको नाम भी दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखें, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। अब ये क्या है साहब, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है कि पहले जो गवर्नमेंट थी वो गुड नहीं थी,
ऐसा तो नहीं होगा। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट का मीन्स कि ये जो गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट होगी वो आंसरेबल होगी, ठीक है। इट मीन्स डायरेक्टली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनकी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगी और आंसरेबल होगी, तो ये ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबल मीन्स, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो देखो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि जो इंग्लैंड में था, इन्होंने क्या करा कि हम क्या करेंगे, एक इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट बनाएंगे। क्या हुआ, सबसे पहले इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट बनेगी, ठीक है। जिस पार्लियामेंट में क्या होगा, इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट बनेगी जिसका हम एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाएंगे। इसका बनाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाएंगे, जिसमें क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। उससे पहले वो क्या करेंगे, एक काउंसिल, यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में एक काउंसिल और बना देंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट में एक वो काउंसिल बनाएंगे। इस पार्लियामेंट में क्या करेंगे, 15 मेंबर की काउंसिल बनाएंगे अपने पार्लियामेंट में, यहाँ नहीं, इंग्लैंड में, लंदन में 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाएंगे, जो एक एडवाइजरी बॉडी होगी, जिसको ये क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनसे डील करेगा। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया बनाएंगे जिसके अंडर में एक बॉडी कॉपरेट होगा, ठीक है। ये सारा सिस्टम यहाँ पर चलेगा। अब ये जो सेक्रेटरी स्टेट होगा वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को आंसरेबल होगा। क्लियर, दोबारा समझते हैं क्या हुआ। मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। देखो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, तो आपको कहाँ से आएगा, दोबारा से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि, या सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, लंदन में, इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट में 15 मेंबर की काउंसिल बना देंगे, 15 मेंबर की काउंसिल बनाएंगे, ठीक है। 15 मेंबर की काउंसिल बना देंगे, वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी जो किससे डील करेगी, आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया से डील करेगी। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होगा ये आंसरेबल होगा ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये आंसरेबल होगा। तो ये एक तरह से उनका सिस्टम था गुड गवर्नमेंट देने का, कि हाँ भाई जो अब आपकी गवर्नमेंट आ रही है वो रिस्पॉन्सिबल है और आंसरेबल है, वो आपको आंसर भी देगी। जैसे आज की गवर्नमेंट है, आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। जो भी गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाती है तो उनको पब्लिश करना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को, हम ये कर रहे हैं, हम ये पैसा ऐसे खर्चेंगे, तो आंसरेबिलिटी है, ठीक है। दूसरे तरीके से देखते हैं, तो यहीं पर क्या हुआ, इससे पहले यहीं पर 1858 में एक प्रोक्लेमेशन हुआ। प्रोक्लेमेशन क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया थी, एम्प्रेस थी, उसने ये कह दिया कि भाई मैं अब एम्प्रेस ऑफ इंडिया हूँ। उसने इलाहाबाद में वहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन हुआ जिसमें ये पास कर दिया गया कि ये जो अब हम इंडिया है वहाँ पर होगी HMG, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट। क्या होगा, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट। तो क्वीन विक्टोरिया जो है एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन जाएंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये एक पूरा इनका प्रोसीजर था एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट देने का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का या आंसरेबल गवर्नमेंट देने का, एक ये तरीका था। दूसरे तरीके से समझते हैं, एक क्या करा इन्होंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बना दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, जिसको आपके बुक में लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट, देख लो बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि इट कैन सूट और कैन बी सूट, मतलब आप सरकार पे केस भी कर सकते हो, सरकार आप पे भी केस कर सकती है। अब देखो ये पहली बार हुआ था, इससे पहले ऐसा नहीं था कि आप शाहजहाँ पे केस कर दोगे। शाहजहाँ पे आप केस कर सकते थे, वो जो चाहे लगा सकता था। तो आप क्या है कि आप सरकार पे केस कर सकते हो, सरकार आप पे केस कर सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, अब ये क्यों ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो ये भी सब क्यों करा गया, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि वो आंसरेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें चल रहा था। अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग स्टार्ट हुई। तो ये देखो अब करना तो चाह रहे थे, बट कहीं अब जरूरी गुड गवर्नमेंट देना तो चाह रहे थे, क्या वो दी गई या फिर सिर्फ पेपर्स पे था, वो हम देख लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग आए। लॉर्ड कैनिंग ने दो चीज़ें की कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को इन्वॉल्व करो, ठीक है, और डेवलप और इवॉल्व करो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। तो क्या हुआ, जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए 1861, 1892 और 1909, इसमें क्या कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाए ये। और दूसरा क्या काम था, डिवेलप एंड इवॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्लीज़ आप, अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो आप नोट्स बना लें, ये सुनने से नहीं होगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो पहली चीज़, गेट इंडियंस इन्वॉल्व, मोर एंड मोर इंडियन इन्वॉल्व। और दूसरी चीज़ आपका क्या कहते हैं, डिवेलप एंड इवॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो तीन आपके एक्ट आए थे 1861, 1892 और 1909। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ कि पहली बार आपको बनाया गया, आपको बैठाया गया उसमें उनके लेजिस्लेटिव उसमें, लेकिन आप जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, मतलब आप बैठो, कुछ कर नहीं सकते आप। तो इसमें, और वो भी किसकी रिकमेंडेशन होगी, रिकमेंडेशन होगी वॉइस रॉय की। वॉइस रॉय रिकमेंड करेगा। उस समय तीन होते थे आपके, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, और सर दिनकर राव। ये तीन लोग थे आपके उस समय पहले जो बैठे, सर दिनकर राव। ठीक है, तो तीन लोग हमारे ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बने, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, यहाँ से माय फ्रेंड डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 61 से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन 1773, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन 1833, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1861 और लास्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 37 जो बाद में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ये क्या हुआ कि पावर्स रिटर्न करनी स्टार्ट करी, रिटर्निंग हो गई पावर्स वहाँ पे। तो ट्रांजैक्शन रूल्स दे दिए गए वाइस रॉय, रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑर्डिनेंस, ये भी सिस्टम उन्होंने 1859 में ले आए थे, बट ऑर्डिनेंस करके, ऑर्डिनेंस का सिस्टम आज भी है हमारे यहाँ कि ऑर्डिनेंस करके जब लेजिस्लेटिव जो है फंक्शनिंग में ना हो तो ऑर्डिनेंस ला के भी काम किया जा सकता है, जो 6 महीने का टाइम होता है। जैसे अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ला सकती है, वो 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने तक वो वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा आया कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसमें उन्होंने क्या करा और स्ट्रॉन्गर करा लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे वो करा कि डिस्कशन हो बजट का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से आंसर मांगे जाएं, आज द एग्जीक्यूटिव। दूसरी चीज़ जो अभी तक क्या था, सबसे पहली चीज़ कि वॉइस रॉय ही रिकमेंड करेगा जो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, ऐसा नहीं होगा जा। तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन लोगों से भी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आपको जमींदार, ट्रेड यूनियंस, यूनिवर्सिटी, इनसे भी आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। किसे, वॉइस रॉय को। किसको अपॉइंट करने के लिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। पहले सिर्फ वॉइस रॉय कर रहा, तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। पहले एक आदमी की मर्जी थी, वो जैसे चाहे वैसे करे। अब क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, कि आप इन लोगों से भी पूछेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो आपको अब देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जैसे आप किसे चुनते हो, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जैसे आप एमपी या एमएलए चुनते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे आप प्रेसिडेंट चुनते हो, प्रेसिडेंट आप नहीं चुनते हो, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। आपने चुना किसको, आपने एमपी एमएलए को चुना और उन्होंने चुन दिया प्रेसिडेंट को, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और डायरेक्ट इलेक्शन जो लोग चुनते हैं। प्लीज़ गिव मी 1 मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो क्या हुआ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन आपके स्टार्ट हो गए, ठीक है, यहाँ से इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ,
इंडियन काउंसिल एक्ट्स आ गए 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या हुआ कि जो लॉर्ड कर्जन थे, पहले तो दो चीज़ें इसमें समझनी जरूरी है। लॉर्ड कर्जन ने दो काम यहाँ पर हो चुके थे। एक तो बंगाल का पार्टीशन हो गया, बंगाल सेपरेशन हुआ था इस समय पे, बंगाल सेपरेशन, और दूसरा जो था मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, मुस्लिम लीग इस्टेब्लिशमेंट। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी जिसकी वजह से ये ध्यान रखना जरूरी है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बंगाल सेपरेशन हो चुका था और मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। तो दो चीज़ें हुई यहाँ पर, मॉन्टे मॉर्ले रिफॉर्म्स। तो ये ध्यान रखना, जो पहला होता है वो सेक्रेटरी होता है, दूसरा जो होता है आपका वॉइस रॉय होता है। तो जैसे सेक्रेटरी स्टेट, अब इसमें क्या हुआ, जो ये था सेक्रेटरी स्टेट। अब आपको याद होगा तो पीछे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो दो चीज़ें थी, एक सेकेंड, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों की पावर जो सेक्रेटरी स्टेट जो आपका दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसके पास है। किसके पास है? मॉर्ले के पास है। मॉर्ले के पास आपकी पूरी की पूरी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और किसकी पावर्स हैं, सेक्रेटरी स्टेट जो मॉर्ले है उसके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों की पावर है। ठीक है, ये आपको इसमें समझना है। इसके बाद ये जो मिंटो था, इसको अगर आप अपनी बुक में देख रहे हो तो फादर ऑफ सेपरेट या कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक है, क्यों? इन्होंने उस समय डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करी कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए, मुस्लिम अलग वो करेंगे, हाँ हिंदूज अलग करेंगे। तो वहाँ क्योंकि इन्हें पता था कि ये दोनों लोग एक साथ होंगे तो ये हमें कमज़ोर कर देंगे, तो वहाँ से डिवाइड एंड रूल स्टार्ट किया गया। दूसरा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर 16 से 60 कर दिए गए, ज़्यादा बढ़ा दिए गए। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मॉर्ले मॉन्टे रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं और ये ध्यान रखना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा, आप कहोगे सर क्या एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट पॉलिटी के लिए बहुत है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ प्रीलिम्स में 30% आपका जो है जो क्वेश्चंस आएंगे वो पॉलिटी से होंगे और उसका मैक्सिमम पार्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़े बगैर, एम लक्ष्मीकांत को पढ़े बगैर तो बहुत मुश्किल है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, पॉलिटी के रिगार्ड अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़रूरी है आपको ये पढ़ना भी। ठीक है, तो फिर हम आपका बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो इन्होंने क्या दिया आपका, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कर दिया, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने जो दिया, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए इन्होंने बोला गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो बस जस्ट आई एम कंप्लीटिंग इन 1-2 मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट। ओके, सो सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ऐसा क्या हुआ, देखो 1909 में तक ये चल रहा था और 1947 में हमें जो है वो मिल गया, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस। तो इन 30 सालों में या 35 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आपको इंडिपेंडेंस मिल गया। ठीक है, तो वो था माय फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट कि महात्मा गांधी अराइव हो गए। महात्मा गांधी हमारे 1950 में इंडिया में आ गए और उन्होंने जो है क्या दे दिया आपको, उन्होंने आपको एक रूट मैप दे दिया कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे या किस तरीके से चेंज करेंगे। तो इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ इनके आने के बाद, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करें कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे 1909 से इंडियन काउंसिल एक्ट से हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक पहुँचे। ठीक है, सो आज की समरी क्या है कि हाँ हो तो रहा था सब कुछ, लेकिन चेंज तो हो रहा था बट स्लोली हो रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। 1773 से चलते चलते हम 1909 तक आ गए। फिर क्या हुआ, डायरेक्शन दी महात्मा गांधी ने कि कैसे करना है। वो आप हिस्ट्री में भी अलग पढ़ रहे होंगे कि क्या क्या मूवमेंट्स चले। हम मूवमेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम अपने पॉलिटी के बिहाफ पे हम बात करेंगे। हम वहाँ पे नहीं जाएंगे कि वो लोग क्या कर रहे थे, हम पॉलिटी के बेस पे बात करेंगे कि क्या क्या हुआ।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब इसके बाद 1909 से 47 तक ऐसा क्या हुआ कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई. सो दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट फॉर टुडेज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स. सो यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद दिस ललित कुमार शर्मा एंड मैजिकल एजुकेशन. आई होप you all are happy and healthy at your places. Thank you so much.